आज हम कंजर्वेशन लॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पिछले लेक्चर की कंटिन्यूटी है, जिसमें हमने ये जाना था कि न्यूक्लियर रिएक्शंस आपके पास एक ऐसा तरीकेकार है जिसमें एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियाई चेंज होकर कोई और न्यूक्लियाई बन जाता है, जैसे कि ड्यूटियम और ट्रिटियम मिलके आपके पास हीलियम दे देते हैं और साथ एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है। और इसके अलावा कंजर्वेशन लॉज में हमने एक बात की थी, जैसे कि चार्ज कंजर्वेशन, जिसमें जितना चार्ज पहले हो उतना ही अगर बाद में हो तो हम कहते हैं कि जो चार्ज है वो क्या रहा है, वो कंजर्व रहा है, यानी कि टोटल चार्ज चेंज नहीं हुआ। फिर इसी तरह हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहे थे, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसको असल में हम कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी कहते हैं, जिसमें हमने एक न्यूक्लियर रिएक्शन लिया था जिसमें हीलियम नाइट्रोजन के साथ या नाइट्रोजन को हिट करता है और उससे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कुछ क्यू आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी है वो आती है। फिर हमने आइंस्टाइन की फेमस एनर्जी मास इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले हमने मास डिफेक्ट को कैलकुलेट करना था, जो कि हमारे रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करके हम आ चुके हैं, और उस मास डिफेक्ट की जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो नेगेटिव 0.001254 एटॉमिक मास यूनिट आई थी। अब हम इसी मास डिफेक्ट की मदद से असल में जो एनर्जी है E वो क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, या जिसको हम अपने सिनेरियो में न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी कहते हैं Q, वो कैलकुलेट करेंगे। E कहूं या Q कहूं अभी एक ही बात है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा सिग्निफिकेंस इस मास डिफेक्ट का बता देता हूं, जो कि असल में आपके पास अभी क्या आया हुआ है, नेगेटिव आया हुआ है ना। तो ये नेगेटिव मास डिफेक्ट असल में ये इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि मास डिफेक्ट हमारे पास था टोटल मास बिफोर रिएक्शन और माइनस करना था टोटल मास आफ्टर रिएक्शन। अब चूंकि ये नेगेटिव आया है, इसका मतलब असल में ये है कि जो टोटल मास आफ्टर रिएक्शन MF है वो असल में बड़ा है किससे, MI से, यानी कि टोटल मास जो कि शुरू में था रिएक्शन से पहले। तब ही ये नेगेटिव आ सकता है, अदरवाइज ये नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि माइनस का साइन आपके पास टोटल मास आफ्टर रिएक्शन से पहले है। जैसे आपको समझाने के लिए 2 - 5 का आंसर ही नेगेटिव आ सकता है ना, जब दूसरा नंबर ये वाला बड़ा होगा पहले वाले से, तब ही आंसर क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। जैसे 2 - 5 का आंसर क्या होगा, -3, समझाने के तौर पे। तो ये जो मास की कमी है ये असल में पूरी हो रही होगी किसी ना किसी तरीके से एनर्जी से, जो कि हम आइंस्टाइन मास एनर्जी के रिलेशन से जानते हैं, जो कि होता है E = mc² होता है। लेकिन यहाँ पर जो m है वो हमारे पास हमारा मास डिफेक्ट होगा, जो कि असल में ये बता रहा होगा, या इक्वेशन आपको अब ये बता रही है कि जो शुरू में मास की कमी है ना, जो इनिशियल मास कम है रिएक्शन का पहले, और किससे, जो टोटल मास रिएक्शन का बाद के, वो फिर मास जो है ना वो असल में एनर्जी की फॉर्म में अपेयर होगा। वो कैसे होगा, वो सबसे पहले हम एनर्जी की कैलकुलेशन कर लेते हैं इस रिलेशन से, और फिर फर्दर सिग्निफिकेंस जानते हैं। अब इससे पहले लेक्चर्स में हम ये पढ़कर आ चुके हैं कि जब एक एटॉमिक मास यूनिट का मास डिफेक्ट हो या एक एटॉमिक मास यूनिट हो, तो उसका जो असल में इक्विवेलेंट एनर्जी के, यानी कि एक एटॉमिक मास यूनिट जो एनर्जी की फॉर्म में अगर जाए तो वो असल में बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, यानी कि एक एटॉमिक मास यूनिट क्रॉसपॉन्ड करता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को। हमारे सिनेरियो में आप इसको यूं सेट कर सकते हैं कि अगर एक एटॉमिक मास यूनिट का मास डिफेक्ट होगा तो इसका मतलब है कि आपके पास 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में वो एनर्जी अपीयर होगी। लेकिन हमारे सिनेरियो में चूंकि जो मास डिफेक्ट है वो कितना है, -0.001254, तो अब हम इसी मास डिफेक्ट को क्या कर लेंगे, एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास इस 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नंबर से हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास जो इतना एटॉमिक मास यूनिट है वो असल में एनर्जी की फॉर्म में कैलकुलेट हो जाएगा। ये सबसे आसान मुख्तसर तरीका है। उसके अलावा आप मुश्किल रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं, जिसमें आप ये कर सकते हैं कि जो मास डिफेक्ट है उसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट करें, यानी कि जो एटॉमिक मास यूनिट में आया है, फिर इस एटॉमिक मास यूनिट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम के अंदर, और फिर आप स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि असल में 3 × 10⁻⁻⁷ मीटर/सेकंड 8 मीटर/सेकंड होती है। फिर आप इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एनर्जी आपके पास जूल में आ जाएगी। फिर जूल से आपको जाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाने के अंदर से आपको जाना पड़ेगा किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये तकरीबन कुछ 6 से 7 स्टेप हैं, जो कि हमारी काफ़ी मेहनत या वक्त ले सकते हैं। तो जब हमारे पास एक आसान रास्ता मौजूद है तो क्यों ना हम इसी का इस्तेमाल करें
तो वो आसान रास्ता ये है कि आपके पास जो इतने एटॉमिक मास यूनिट है, जो कि आपको मैं लिख भी देता हूं यहां पर, इसको मैं कॉपी करता हूं। ये जो एटॉमिक मास यूनिट है जो कि असल में मास डिफेक्ट है, इस नंबर को हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे? 931 से। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर 931 मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट आ जाएगी यहां पर मेरे पास, नेगेटिव साइन आ जाएगा, फिर 0.00 मैं लिख लूंगा, और साथ आ जाएगा 1254, और साथ आपके पास आगे, अभी इसको तो हम डिस्कस नहीं कर रहे, इसको मैं यहां से रेज कर देता हूं आपके लिए, और साथ आ जाएगा यहां पर आपके पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना जो मास डिफेक्ट है वो अब एनर्जी की फॉर्म में क्या हो चुका है, वो कन्वर्ट हो चुका है। तो आपके पास ये आ जाएगा। अभी जो मेगा होता है ये असल में हम कहते हैं 10 टू द रेज पावर 6 को, तो ये असल में एक प्रीफिक्स है। और जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है उसमें असल में आपके पास ये असल में फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होती है, और वो असल में आपके पास 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -19 जूल होती है। यूजली तो हम ये करते हैं कि हम एनर्जी को जूल के यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन चूंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में या एटॉमिक लेवल पर हम एनर्जी को जूल की बजाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। इस वजह से हम ये कन्वर्जन कर रहे हैं। और डायरेक्ट कन्वर्जन का एक तरीकेकार है, वो मैंने आपको बता दिया है कि आप एटॉमिक मास यूनिट, एक एटॉमिक मास यूनिट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्रॉसपॉन्ड करता है, यानी कि इतनी एनर्जी इसमें होती है। बस अब हमने सिर्फ ये करना है कि 931 को इस नंबर से ज़रब देना है, तो हमारा जो मास डिफेक्ट है वो असल में एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगा। तो आइए कैलकुलेटर पर चलते हैं और इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 931 से। तो अब मैं सिर्फ कैलकुलेटर पे क्या करूंगा, 931 लिखूंगा और उसको ज़रब दूंगा मैं आपके सामने 0.001254 के साथ। तो जवाब आ जाएगा 1.167474। तो जो E है, जिसको हम Q भी कह रहे हैं, जो कि असल में न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी है, वो असल में क्या आ जाएगी, जो कि आपके पास मास डिफेक्ट टाइम स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर था। तो इस एक्सप्रेशन का डायरेक्ट इस्तेमाल करते हुए इसमें हमने वैल्यूज इसको रिलेट किया वहां पर, और अब हमारे पास जो आंसर निकल कर आया है 1.1674 और 74, और साथ क्या आ जाएगा आपके पास, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे मैंने M और साथ E और साथ V लिख लिया वोल्ट के लिए। अब यहाँ पर एक जो साइन है वो एक्चुअली क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव था। तो जब एक नेगेटिव नंबर किसी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो साइन नेगेटिव आता है, बाकी नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब ये नेगेटिव साइन आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि असल में जो हीलियम का पार्टिकल था जिसने इंटरेक्ट किया था किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, तो जब हीलियम का पार्टिकल के पास ये एनर्जी होगी तो तब ही ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, जिसमें जब हीलियम न्यूट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा या कोलाइड करेगा या टकराएगा तो उससे आपके पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे। अगर इस हीलियम के पार्टिकल के पास ये एनर्जी ना हुई तो ये वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर फिर आपके पास वायलेशन हो जाएगी किसकी, मैस एनर्जी कंजर्वेशन की। इसको दूसरा एक अंदाज समझने का वो ये है, आपने देखा था ना कि जो आपके पास जो इनिशियल मास Mi था सिस्टम का, जो कि असल में आपके पास हीलियम और नाइट्रोजन पर मबनी है, उसका जो टोटल इनिशियल मास था वो कम था टोटल फाइनल मास से, जो कि असल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का है। तो उस मास को असल में काउंटर कर रही है वो एनर्जी जिसके साथ ये अल्फा पार्टिकल्स मूव कर रहा होगा। तो वो अल्फा पार्टिकल जिस एनर्जी के साथ आएगा वो असल में ये एनर्जी ये होनी चाहिए, तब ही ये मुमकिन होगा कि वो जो मास की कमी है वो एनर्जी की फॉर्म में पूरी होगी और आपके पास ये रिएक्शन हासिल होगा। तब जाके आपके पास ये दो प्रोडक्ट्स जिसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, अगर ऐसा होता कि जो इनिशियल मास Mi है टोटल वो बराबर होता Mf के, तो फिर किसी किस्म की कोई एनर्जी रिलीज ना होती इस सिनेरियो में। तो यहां पर आपके पास जहां पर मास की कमी है, इसका मतलब है वहां पर जो एनर्जी, जो मास है वो एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगा, और यहां पर यही हो रहा है। तो जो मिसिंग मास है वो एनर्जी की शर्त में आ रहा है, या तरीके से आ रहा है, और वो एनर्जी किसके पास है, अल्फा पार्टिकल के, सॉरी हीलियम के पार्टिकल के पास। तो हीलियम पार्टिकल को इस एनर्जी के साथ क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। अब जो न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी है जिसको हम Q कह रहे हैं, वो अगर नेगेटिव होगी, या जैसे कि हमारे पास जो ऊपर वाला रिएक्शन था जिसमें आपके पास हीलियम और नाइट्रोजन थे,
उस सिनेरियो में आपके पास ये नेगेटिव आ रही थी, न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी नेगेटिव आ रही थी। तो जब न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब ये होगा कि इस रिएक्शन में एनर्जी क्या हुई है, वो एब्सॉर्ब हुई है। और जिन रिएक्शंस में एनर्जी एब्सॉर्ब होती है असल में उनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो कि मैंने आपके लिए यहां पर लिख दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो रिएक्शन है एक्चुअली ये वाला, ये असल में क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब उसके बाद अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव आती है, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी जो है वो आपके पास पॉजिटिव है, इसका मतलब है उस प्रोसेस में या उस प्रोसीजर में जो एनर्जी है वो रिलीज हुई है। और जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है या रिएक्शन में रिलीज होती है उस रिएक्शन को असल में हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब जरा थोड़ा डिटेल के साथ और जाते हैं। अब ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन नेगेटिव होगी, इसमें रिएक्शन को या न्यूक्लियर रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जरूरी ये है कि जो इनकमिंग पार्टिकल है, हीलियम जो कि है असल में इनकमिंग पार्टिकल है, इस इनकमिंग पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है जो कि मोशन की वजह से होती है, वो असल में प्रोवाइड करेगी वो एनर्जी, ताकि ये रिएक्शन क्या हो सके, वो मुकम्मल हो सके या ये रिएक्शन एग्जीक्यूट या परफॉर्म हो सके। जबकि जब न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी पॉजिटिव होगी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में, जैसे आपके पास फिजन का प्रोसेस होता है जिसमें एक न्यूट्रॉन जब यूरेनियम को हिट करता है तो उससे आपके पास बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है, जिसको यहाँ पर मैं प्लस लिख के Q यहाँ पर लिख रहा हूँ कि इन रिएक्शंस में क्या होगा कि वो आपके पास एनर्जी रिलीज होगी, जैसे कि न्यूक्लियर फिजन। और इन प्रोसेसेस में कुछ ना कुछ एनर्जी भी इस फॉर्म में अपीयर होगी कि जब ये नए जो पार्टिकल्स बनेंगे इनकी जो मोशन की वजह से एनर्जी है ये उसमें भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, यानी कि तब्दील हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि जिन रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है उसमें यह भी मुमकिन है कि वो जो एनर्जी है वो इस तरह से अपीयर हो कि जो पार्टिकल्स हैं ये असल में क्या कर रहे हों, मोशन कर रहे हों, यानी कि मूव कर रहे हों, जिसमें से वो न्यूट्रॉन भी हो सकता है, बेरियम भी हो सकता है और क्रिप्टॉन भी हो सकता है। ये असल में टॉपिक इस तरह का है कि इसको बयान करने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। अब एक और जो तरीक़ेकार है उससे भी मैं बयान कर देता हूँ चीज़ों को। वो ये है कि आपने देखा था जो हमारा रिएक्शन था वो असल में क्या था, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन था जिसमें एनर्जी Q जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी थी वो नेगेटिव आई थी, और उसमें कंडीशन क्या बन रही थी कि जो मैच्ड इफेक्ट था वो क्या था, आपके पास वो नेगेटिव आया था। लेकिन जब आपके पास इस तरह के रिएक्शंस होंगे यानी कि एक्सोथर्मिक, उस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एक खास बात ये होगी कि उनमें जो है ना वो आपके पास जो इनिशियल मैस होगा Mi, यानी कि न्यूट्रॉन और यूरेनियम का जो मिला के मैस होगा वो असल में ज्यादा होगा किससे, जो फाइनल मैस आपके पास बेरियम, क्रिप्टॉन और न्यूट्रॉन का होगा, जिसको हम टोटल मिला के क्या कह रहे हैं, Mf। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सब सिनेरियोज में, न्यूक्लियर फिजन के सिनेरियो में जैसे कि, या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में आपके पास जो मैस इफेक्ट है यानी कि डेल M वो भी क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि Mi ग्रेटर देन Mf है। तो अगर फॉर्मूला देखें मैच इफेक्ट का जो कि है Mi माइनस Mf, तो ये पॉजिटिव तब भी हो सकता है जब Mi बड़ा हो Mf से। जैसे कि मैं कर दूं Mi की वैल्यू 5 कर दूं और Mf की 2 कर दूं, तो 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 3। तो 3 क्या है, पॉजिटिव नंबर। तो जो डेल M है वो इसमें क्या आ जाएगा, वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। जब डेल M ग्रेटर देन 0 होगा तो आपके पास जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू डेल mc²। अब क्योंकि स्पीड तो नेगेटिव हो नहीं सकती, इस वजह से जो डेल M भी पॉजिटिव है तो फिर ये जो E या Q है वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना। तो तमाम बातें देखें आपके सामने ही साबित हो रही हैं। बस मकसद मेरा ये था समझाने का कि आप मुख्तलिफ अंदाज में चीज़ों को सोच सकें, समझ सकें और फिर इसको एनालाइज करके अंडरस्टैंड कर सकें। वो मुख्तलिफ जो अंदाज जिसमें इन सब बातों को बताया जा सकता था वो मैंने आपके सामने खोल के रख दी हैं बातें। तो आज हमने कंजर्वेशन लॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ा।